नमस्कार विद्यार्थियों शुरुआत में हमने इतिहास विषय की कुछ बेसिक जानकारी के कुछ वीडियो बनाए थे। अब हम इतिहास विषय के उन टॉपिक का स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित रूप से अध्ययन करेंगे जो न केवल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बल्कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात पूर्णतः सत्य है कि बिना इतिहास पढ़े हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम को पास करने की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री लाइव के सभी वीडियो देखें, उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नवीनतम वीडियो पाने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें आपके इतिहास विषय से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम या सुझाव जरूर बताएं ताकि और बेहतर वीडियो बना सकें। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। स्रोत का मतलब साधन। विद्यार्थियों, मैंने साधन स्रोत को एक डायग्राम में इस तरीके से बनाया है ताकि हम इसको सही तरीके से समझ सकें। हमें अगर प्राचीन भारत के बारे में जानना है, उसके बारे में समझना है, तो हमें ये जो सोर्स दे रखे हैं इन सब के बारे में अध्ययन करना होगा। इनके आधार पर ही हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकेंगे। मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो हमने इनको दो भागों में बांटा है, पुरातात्विक और साहित्यिक। साहित्यिक लिखित, पुरातात्विक पुरानी वस्तुओं के आधार पर। पुरानी वस्तुओं के आधार पर जो जानकारी मिलती है जिन स्रोतों से, उन्हें पुरातात्विक स्रोत, और लिखित स्रोत साहित्यिक। मैंने फिर इनको देशी और विदेशी में बांटा है। देशी मतलब जो हमारे देश में प्राप्त, विदेशी जो हमारे देश से बाहर प्राप्त। साहित्यिक में देशी साहित्य जो हमारे देशवासियों द्वारा लिखा गया, विदेशी जो विदेशियों के द्वारा लिखा गया। फिर आगे मैंने देशी में धार्मिक और धर्मेतर, धार्मिक साहित्य धर्म से संबंधित, धर्मेतर धर्म से इतर मतलब धर्म से अलग। और आगे मैंने इनको ब्राह्मण, बौद्ध, जैन साहित्य में विदेशियों को यूनानी, चीनी, अरबी या अन्य इन सब में विभाजित किया है। कंपटीशन एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसके एक एक बिंदु को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। हम शुरुआत करेंगे पुरातात्विक से, पुरातात्विक के सारे पढ़ेंगे, उसके बाद साहित्यिक से। हम शुरुआत करते हैं पुरातात्विक की। देखो विद्यार्थियों, साहित्यिक या पुरातात्विक, जिसे हम साहित्यिक को लिटरेटरी और पुरातात्विक को आर्कियोलॉजिकल भी बोलते हैं। पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साधनों से हम प्राचीन भारत के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन हमें जानना यह है कि पुरातात्विक होता क्या है। साहित्यिक के बारे में तो हमें पता है कि साहित्यिक तो है लिखित साहित्य जो है, लिखित ग्रंथ जो है, उन्हें हम साहित्यिक में शामिल करते हैं। जो लिखा हुआ है कोई भी ग्रंथ, वो सब साहित्यिक में है। बात पुरातात्विक की है। पुरातात्विक जो शब्द है उसमें देखिए पुरा प्लस तत्व। पुरा का मतलब होता है प्राचीन और तत्व का मतलब होता है वस्तु, मतलब प्राचीन वस्तु। अगर हम इंग्लिश में देखें आर्कियोलॉजिकल, तो ये जो शब्द है ये बना है आर्कियो प्लस लोगस। ये यूनानी भाषा का शब्द है। आर्कियो का मतलब पुरातन या पुराना और लोगस का मतलब ज्ञान। प्राचीन वस्तु यानी पुरातात्विक जो स्रोत हैं वो स्रोत किससे संबंधित हैं? प्राचीन वस्तुओं से। और प्राचीन वस्तु जो है वो हमें किससे प्राप्त होती है? या तो हम कोई खुदाई करें, या बहुत समय पहले की हम मान लो कोई भवन निर्माण कार्य कर रहे हैं और खुदाई कर रहे हैं, हमें कोई चीज प्राप्त हो गई। तो पुरातात्विक स्रोतों से क्या तात्पर्य है कि वो वस्तुएं, वो प्राचीन वस्तुएं जो हमें खुदाई और खनन से प्राप्त होती हैं और जिससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानने में बहुत ही सहायता मिलती है। वो वस्तुएं
कोई भी अभिलेख हो सकता है, सिक्का हो सकता है, कोई भवन हो सकता है, कोई मूर्ति हो सकती है, कोई मिट्टी का बर्तन हो सकता है। लेकिन होगी कौन सी, कैसी वस्तु? वो प्राचीन वस्तु। उस प्राचीन वस्तु के आधार पर हम प्राचीन भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं। साहित्यिक स्रोत, लिखित ग्रंथ, मतलब जो लिखे गए हैं। लेकिन जब विद्यार्थियों लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय के बारे में जानने के लिए हमारे पास जो साधन है वो कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत, इनका हम अध्ययन कैसे करते हैं? पुरातात्विक जो स्रोत है, मान लो एक सिंपल सा उदाहरण देके बताऊंगा आपको कि मान लो मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ का पता लगाना है कि मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जन्म दिनांक है वो कब का है। अब अगर हम वर्तमान की बात करें कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ कब है, तो उसके लिए अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो हमारी डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले तो हमें अस्पताल में मिल जाएगी, जहां हमारा जन्म हुआ वहां कोई ना कोई लेखा जोखा रखा जाता है। हमारे गांव की आंगनबाड़ी में भी हमें मिल जाएगी हमारा लेखा जोखा। हमें हमारे स्कूल में जहां हमने एडमिशन लिया वहां भी हमारा लेखा जोखा मिल जाएगा। हमारा जो कुआं पूजन हुआ है या जलवा पूजन हुआ है, उस समय भी हमारे जो फोटो खींचे होंगे, फोटोग्राफ, या उस समय कोई कार्ड वगैरह छपे होंगे, उसमें भी हमारा कुछ विवरण मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पेरेंट्स की डायरी जो उन्होंने मेंटेन की या नहीं की, उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ उल्लेख अवश्य मिल जाएगा कि हमारा जन्म इस तारीख को हुआ। अब ये सारे के सारे तो है साहित्यिक स्रोत, लिखित स्रोत। लेकिन विद्यार्थियों, आज से लगभग हम 4-5 हजार साल पहले की बात करें, हमारे दादा परदादाओं की, आज से 4-5 हजार साल पहले, अगर हम उसका जन्म दिनांक पता करना चाहते हैं भाई उसका जन्म कब हुआ, तो हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए भाई हमारे पास कोई साहित्यिक साधन तो होगा नहीं, ना तो उस समय कोई अस्पताल था, ना आंगनबाड़ी थी, ना स्कूल था, ना कोई कार्ड था, ना कोई डायरी। अब उस समय मान लो आपके जो दादा परदादा हैं या आपके वंश से संबंधित कोई भी किसी गांव के प्रधान रहे हो या मुखिया रहे हो, और उन्होंने मान लो वहां पर कोई इमारत बनवाई, कोई भी, जैसे अपने गांव के बस स्टैंड पर कोई प्याऊ या सराय ऐसी बना देते हैं, और उस भवन के अंदर उस व्यक्ति ने अपने बेटे के जन्म की याद में कुछ इस पर लिखवा दिया। मतलब उस समय खुदवा के लिखवाते थे, कुछ खुदवा दिया, आज से लगभग 4-5 हजार साल पहले। अब ये इस पर लिखवा दिया और ये भवन उसने बना के उस समय तैयार किया। समय चक्कर यूं घूमता रहा, आज करते करते 4-5 हजार साल हो गए, और बाई चांस हम उस जगह पर कोई मकान बनाने का काम करते हैं, और जैसे ही खुदाई करते हैं ये इमारत निकल के बाहर आती है। और जैसे ही ये इमारत बाहर निकल के आएगी, इस पर कोई लेख लिखा हुआ है, कोई भी लेख जो उस समय की लिपि और भाषा में है। जब हम इस लेख को पढ़ेंगे तो ये लेख से हमें पता चलेगा कि ये जिस व्यक्ति ने भी किसी ने बनवाया है, ये उसके बेटे की याद में बनवाया था, या उसका जन्म कब हुआ था, इसको कब बनाया गया था। हो सकता है उसमें तिथि लिखी हो, नहीं लिखी हो, लेकिन ये जो लेख है ये हमें यहाँ तक बहुत नजदीक पहुंचा देगा कि इस व्यक्ति का जन्म लगभग इस साल हुआ था। मतलब जैसे मान लो उसने 1050 ईस्वी में बताया भाई इसका निर्माण 1050 ईस्वी में हुआ, इस इमारत का निर्माण। अब 1050 ईस्वी में इस इमारत का निर्माण हुआ, मतलब इसका जन्म जो है वो इससे पहले ही हुआ होगा। जो बनाने वाला है या उसका जो बेटा है उसका जन्म इससे पहले ही हुआ होगा। तो ये जो सोर्स है, ये इमारत है या इस पर जो कोई लेख लिखा हुआ है, ये सारे के सारे हैं पुरातात्विक, पुरानी वस्तुएं। और ये जो लिखित है ये सारा है साहित्य। अब बात ये आती है विद्यार्थियों कि सर साहित्यिक साधन ज्यादा विश्वसनीय है या पुरातात्विक साधन ज्यादा विश्वसनीय है, प्रमाणित ज्यादा कौन सा है? अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में तो लेखन कला बहुत ज्यादा विकसित अवस्था में है और हमें यहाँ ढेरों प्रमाण मिल जाते हैं किसी भी चीज के। तो वर्तमान समय में तो साहित्यिक स्रोत खूब विश्वसनीय है, लेकिन अगर हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस समय साहित्यिक स्रोत इतने विश्वसनीय नहीं है जितने पुरातात्विक। ये स्रोत ज्यादा विश्वसनीय है। ऐसा क्यों? देखो, पुरातात्विक स्रोत जो हैं, ये बात तो हम जानते हैं विद्यार्थियों कि पुरातात्विक स्रोत में जो एक बार लिखा गया वो लिखा गया।
अब उस समय लिखते कैसे थे? यूं खोद के, इस तरीके से ऐसे करके यूं खोद के लिखा जाता था। अब इनमें खोद के लिखा जाता था तो इनमें हेर फेर संभव नहीं था, हेर फेर संभव नहीं है, मतलब इनमें हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। अगर हम इनमें कोई बदलाव करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। जैसा जिस समय चाहे वो सही लिखा या गलत लिखा, जैसा भी लिखा उस समय लिख दिया। जबकि साहित्यिक साधनों में ऐसा संभव नहीं है, यहाँ हेरफेर पूरी तरीके से संभव है। जैसा यहाँ लिखा गया वैसा संभव नहीं है, क्योंकि इनमें तो जैसा आपने लिखा, अगले साल जैसे हम कक्षा में मान लो किसी स्टूडेंट ने काम कर रखा है, दूसरा विद्यार्थी उस कॉपी की नकल करता है, कोई शब्द उसे समझ में नहीं आया, वो अपने हिसाब से उसको जो उसको समझ में आया वो लिख लिया। तीसरे विद्यार्थी ने उस दूसरे विद्यार्थी की नकल की, उसे कोई शब्द समझ में नहीं आया, उसने अपने हिसाब से उसको लिख लिया। चौथे ने उसकी नकल की, और इस तरीके से करते करते अंत तक क्या होता है कि जो मूल जिस विद्यार्थी ने किया था काम, उस लिखावट का, उस काम का स्वरूप ही चेंज हो जाता है। वो हम जो कहना चाह रहे थे वो बात ही वहां तक पहुंचते पहुंचते उसका जो रूप है वो अलग हो जाता है। लेकिन पुरातात्विक स्रोतों में ऐसा संभव नहीं है। पुरातात्विक स्रोत जो हैं, इसलिए ये इतने प्रमाणित भी हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, पुरातात्विक जो स्रोत हैं ये खोदकर लिखे जाते थे, जो इनका क्षेत्र होता था वो कम होता था, मतलब खोद के लिखा जाना बहुत ज्यादा नहीं, भी बहुत बड़ा कोई चीज लिखी जाती थी। तो इनमें क्या निरर्थक बातें नहीं मिलती थी, मतलब फालतू बकवास नहीं होगी। लेकिन साहित्यिक साधनों में हम जो लिखते हैं उसके साथ साथ हमें उससे रिलेटेड और कई प्रकार की बातें भी उसके साथ हमें मिलती है, जबकि पुरातात्विक साधनों में ऐसा संभव नहीं है। पुरातात्विक साधन और साहित्यिक साधन, इसलिए विद्यार्थियों ये हमारे लिए ज्यादा विश्वसनीय हैं, ये कम विश्वसनीय हैं। जब हम प्राक ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो उस समय हमारे लिए जो काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत काम करता है। पुरातात्विक स्रोतों से ही हमें उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों वैदिक काल और सिंधु काल, जहां पर लेखन कला का आविष्कार हो गया था, लिखना शुरू कर दिया गया था, उस समय हम दोनों को मिलाकर काम लेते हैं। मतलब जहां हमें पुरातात्विक में थोड़ा बहुत कुछ शक संदेह लगता है, हम साहित्यिक साधनों को भी काम में लेते हैं, साहित्यिक साधनों में लगता है वहां पुरातात्विक में, और दोनों का संतुलन बना के हम किसी भी इतिहास की रचना करते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, पुरातात्विक स्रोत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बजाय साहित्यिक स्रोत के। अब देखो ये इनकी खोज किस प्रकार से शुरू हुई। आपने एक नाम सुना होगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। विद्यार्थियों, ये बात तो पूरी तरीके से सत्य है कि हमारे भारत में जो पुरातात्विक स्रोतों की खोजबीन करने का काम है, उनको विश्लेषण करने का काम है, वो यूरोपियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। जब भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना हुई, अलग अलग यूरोप के देशों से भारत में लोग आने लगे, उन्होंने सबसे पहले भारत में पुरातात्विक स्रोतों की खोज करना शुरू किया था। उन्हीं में एक संस्था थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसके संस्थापक थे विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। इन्होंने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। अब ये सोसाइटी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो सोसाइटी थी ये भारत के भाषा और साहित्य के अध्ययन का काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा लिया और ये पुरातत्व के क्षेत्र में भी आ गई। मतलब अब इसने पुरातत्व का काम भी करना शुरू कर दिया। पुरातात्विक जो स्रोत थे उनका खोजबीन करके उनका वर्णन, उनका विश्लेषण करना प्रारंभ कर दिया। और इसी सोसाइटी का एक सदस्य जेम्स प्रिंसेप, उसने से पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की। ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम लिपि है,
जिसमें सम्राट अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। सम्राट अशोक के अभिलेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता हासिल की। मतलब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो मेंबर था जेम्स प्रिंसेप, उसने 1837 में सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। इन अभिलेखों के पढ़ने के बाद पुरातत्व के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति सी आ गई और इसी को ध्यान में रखकर 1861 में ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कर दी नई दिल्ली में। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी नई दिल्ली में 1861 में। इसका क्या काम था? पुरातत्व से संबंधित जो भी खोज सामग्री खोज के लाए उनका विस्तृत पैमाने पर अध्ययन करना। और इसी काम में जो सबसे ज्यादा जो योगदान रहा वो रहा अलेक्जेंडर कनिंघम का। अलेक्जेंडर कनिंघम जो ASI के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर भी बनाए गए। अलेक्जेंडर कनिंघम का सर्वाधिक योगदान रहा इस पुरातत्व के क्षेत्र में और इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी ऐसे बहुत सारे पुरातत्वविद हुए जिन्होंने फिर इस पुरातत्व के कार्य को आगे बढ़ाया। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों के बारे में अध्ययन करेंगे।